साथियों नमस्कार। आज के इस अड्डा में बात होगी भारत की सुरक्षा की, देश में लोगों के जान माल को बचाने की और लोगों में सौहार्द शांति बनाए रखने के बारे में। क्या आप ये बात गौर कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन रेल की पटरी पर कोई सिलेंडर रख देता है, कोई कुछ विस्फोटक सी चीज रख देता है, कोई अवरोधक डाल देता है। दिन में एक एक दर्जन से भी ज्यादा जो विमान है, खासकर जो विदेशी जाने वाली फ्लाइट्स हैं, उनमें झूठे बॉम्ब्स होक्स कॉल्स किए जाते हैं ताकि जनता में, लोगों में डर पैदा हो और विदेशों में इस तरह का एक संदेश जाए कि भारत में चारों ओर बवाल मचा हुआ है, शांति पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है और यहां कोई इन्वेस्टमेंट, कोई व्यापार व्यवसाय के बारे में सोचना खतरनाक है। उधर हमारे, ये तो ही विदेशों में जो संदेश देने की बात है, देश के अंदर हमारे समाज में हर दूसरे दिन मठों, मंदिरों, पूजा स्थलों पर हमले हो जाते हैं। जो धार्मिक कोई भी जो धार्मिक यात्रा, कोई धार्मिक शोभा यात्रा, कोई जुलूस निकलता है, उसमें हिंसा फैला दी जाती है, पकड़ करके लोगों को मारा जाता है और कभी कभी अकल्पनीय किस्म की यातनाएं देकर गोलियों से छलनी भी किया जा सकता है, जैसा कि बहराइच ने हमें अभी अभी दिखा दिया। सवाल यह है कि अचानक से क्या इस देश में लोग इतने असहिष्णु हो गए कि एक दूसरे की पूजा, त्योहार और किसी धार्मिक यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर सकते? सवाल यह है कि कौन ऐसा है जो अचानक समाज में इस तरह के जहर घोल रहा है कि जिसके चलते अचानक चारों तरफ शांति भंग करने के प्रयास हैं, भावनाएं भड़काने, उन्माद पैदा करने, उपद्रव की स्थिति करने की कोशिशें हो रही हैं। साथियों, ये सारा घटनाक्रम खबरों में आप सब देख रहे हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही, कहा जाए, चौंकाने वाली और आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट आई है, एक छानबीन की रिपोर्ट, जिससे यह समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि अचानक भारत में अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग जो हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी अपने आप एक स्वतः रूप से कोई असहिष्णु और कट्टर और दुष्ट हो गई है। वास्तव में ऐसी ताकतें हैं जो बहुत सोच समझ के, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, विधिवत सुनियोजित योजनाएं बना करके और देश में इस तरह का वातावरण पैदा कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों को पिछले कुछ सालों से जिस तरह से आर्थिक रूप से भारत दुनिया में अपना स्थान बना चुका है और अन्य मामलों में डिप्लोमेटिक रूप से और विकास में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो है और गरीबों को ताकत देने वाले जो माध्यम हैं, जो रास्ते हैं, जो योजनाएं हैं, उससे भारत में बिल्कुल नीचे, निचले तबके तक जो विकास की धारा पहुंच रही है, वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। क्योंकि भारत जब ताकतवर बनता है तो कुछ लोग जो कमजोर भारत के भरोसे अपनी सत्ता, अपना खेल चलाते हैं, उन लोगों को तकलीफ होती है। तो पहले इस रिपोर्ट की बात कि क्या बातें इसमें आई हैं, ऐसे कौन से खुलासे हैं जो हमारे लिए चिंता का कारण हो सकते हैं, और फिर ऐसी चीजों से, ऐसी योजनाओं से हमें कैसे और क्यों सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, इस वक्त मेरे पास कुछ हाइलाइट्स हैं, एक हाल ही में जांच रिपोर्ट आई है उसकी। आप सबको याद होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगाया गृह मंत्रालय ने, उसको बैन कर दिया गया। तो बैन करने के बाद जो एक आवश्यक प्रक्रिया होती है कि उसी के मुताबिक पीएफआई के जो बड़े बड़े जो उनके पदाधिकारी कह लीजिए
या उसके जो सरगना कह लीजिए, जो इस संस्था को ऑल इंडिया लेवल पर चला रहे थे, उन लोगों की बहुत ही तेजी के साथ उनकी धरपकड़ हुई, वो गिरफ्तार किए गए और उसके बाद उनके पूरे ऑपरेशन को लेके वो क्या करते हैं, उनके कार्यकलापों में क्या-क्या चीजें शामिल हैं, कहां किस तरह से ये पूरा उनका जो गेम प्लान है उसको कैसे अमल में लाया जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आज विशेष तौर पे हम यहाँ अड्डा में जिस पर चर्चा करेंगे वो है कि धन का जुगाड़, पैसे का जुगाड़ वो कैसे करते हैं। क्योंकि याद रखिए, हथियार और गोला बारूद तो बहुत बड़ी चीजें हैं, छोटे से पत्थर भी छतों पर इकट्ठा करना हो तो खर्चा करना पड़ता है। और जब अचानक किसी धार्मिक जुलूस पर या किसी कार्यक्रम पर या किसी प्रोटेस्ट में ताबड़तोड़ पत्थर चलने लगते हैं छतों से, तो यह अनायास नहीं हो सकता। क्या आपके और हमारे छत पे कोई पत्थरों का पूरा टीला आपने कभी देखा है क्या? ये कहां से आ जाता है? तो यानी बड़ी बात और मोटी बात यह है कि ऐसे हर कार्यकलाप के पीछे लोगों का दिमाग है, लोगों की प्लानिंग है और सबसे बड़ी बात पैसे का खर्चा भी है। तो देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। तो साथियों, जब पीएफआई के बड़े बड़े जो लोग थे, उसके जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा जो सेंट्रल उनकी जो एक कमिटी, उन्होंने क्योंकि कमिटी का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जो जिला स्तर तक उनकी कमेटियां बनी होती हैं, तो उनके जो ऑल इंडिया कमेटी के लोग थे और फिर अलग अलग जिलों में, खास करके केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान और इस तरह के कुछ राज्यों में, बिहार, इन राज्यों में सबसे ज्यादा धरपकड़ पीएफआई के जो उसमें पीएफआई में संलिप्त लोग हैं उनकी हुई थी। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि पीएफआई के ही एक तरह से उससे जुड़े हुए उसके एसोसिएटेड भी कुछ संगठन हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नाम सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का आता है, और कुछ अन्य ऐसे संगठन उन्होंने बना रखे थे फ्रंट के तौर पर, जो कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला है, कोई धार्मिक काम करने वाला है, कोई महिलाओं का काम करने वाला है, लेकिन ये दरअसल सारी ही एक तरह से पीएफआई की ही अलग अलग दुकानें चल रही थी। तो उन सबको मिलाकर ये छानबीन आई है और ये तय है कि ये छानबीन जो आई है ये अंतिम नहीं होगी, इसमें अभी और आगे जांच चलेगी और भी बड़े खुलासे होंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए जो पता चला है और हम इस समय ध्यान दे रहे हैं उसके आर्थिक पक्ष पे। तो साथियों, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएफआई का एक पूरा जो ग्लोबल एक नेटवर्क है, विदेशों में उसका जो नेटवर्क काम करता है, वो कैसे काम कर रहा है और इससे वो किस तरह अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, इस पर एक बहुत विस्तृत इन्वेस्टिगेशन किया है। और एक मल्टी एजेंसी प्रोब है, क्योंकि केवल ईडी से काम नहीं चलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग एजेंसीज का सहयोग की जरूरत होती है। तो ये मल्टी एजेंसी एक प्रोब हुआ, एक जांच हुई और इसके बाद कुछ बड़े बड़े बातें जो आई हैं। वैसे तो ये बहुत विस्तृत और बहुत ही बड़ी मोटी रिपोर्ट है साथियों, लेकिन बस कुछ बड़े बड़े 3-4 हाइलाइट्स आपके सामने लाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन से जुड़े हैं, हमें इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले पीएफआई का पूरा मकसद क्या रहा है, इससे पहले भी एक बहुत ही आंखें खोलने वाला दस्तावेज सामने आया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वैसे तो पीएफआई खुद को एक सामाजिक संगठन बताता है और समाज को सशक्त करने, खास करके जो गरीब और वंचित लोग हैं उनको ताकत देने और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन वास्तव में उसका मकसद इसका बिल्कुल विपरीत है। उसका एकमात्र मकसद है एक इस्लामिक राज, एक दारुल इस्लाम भारत में स्थापित करना। तो ये तो हुआ उसका जो बड़ा एक मकसद है, जो लक्ष्य है। उसमें यह भी पता चला है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए इस्लामिक मूवमेंट भारत में हर गली, हर गांव, हर जिले में खड़ा हो, ऐसा करने के लिए जिहाद का, पूरा जिहाद का एक माहौल चलाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक
शांतिपूर्ण सामाजिक संस्थान का रूप देना चाहा है, ताकि समाज के सभी लोग उनको ये समझकर कि ये तो समाज में हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ जाएं। और क्या पता चला कि सबसे पहले दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो आप सब जानते हैं, उसमें पीएफआई का नाम सुर्खियों में था, दिल्ली के दंगों में। और एक और चौंकाने वाली बात यह कि हाथरस में जो उथल पुथल थी, जो वास्तव में एक महिला से जुड़ा मुद्दा था और उसमें कोई ऐसा सांप्रदायिक कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि हाथरस में अशांति पैदा करने, उपद्रव, उथल पुथल वहां के समाज में पैदा करने के पीछे भी पीएफआई का हाथ था। और केरला वगैरह में सामाजिक काम कर रहे हैं, ऐसे बहाने बनाकर ट्रेनिंग कैंप चलाना, हथियार की ट्रेनिंग देना, सीधे सीधे आतंकवादी तैयार करना, ये तो आप सब समय समय पर देखते रहे हैं। मगर इस रिपोर्ट में जो बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है साथियों, वो ये है कि विदेशों में ग्लोबल नेटवर्क जो पीएफआई का है वो इन्होंने कैसे स्थापित किया और उससे क्या लाभ पीएफआई को मिल रहा है और कैसे ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था अगर इनकी धरपकड़ नहीं हुई होती। पीएफआई के अब तक जो छानबीन में पता चला है कि सिंगापुर और कम से कम 5 खाड़ी के देश, 5 गल्फ कंट्रीज में पीएफआई के 13,000 सदस्य ऐसे हैं जो बिल्कुल नियमित रूप से पीएफआई से उनके फुल टाइम मेंबर बने हुए हैं। और ये 13,000 सदस्य जो है, जिस तरह से कोई एक राजनीतिक संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सामाजिक संगठन पूरा अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिला स्तर पे और शहर के स्तर पे, मोहल्लों में, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमिटीज उन्होंने बना रखी हैं विदेशों में, भारत में तो है ही, और वहां से उनका संपर्क रहता है। ये संपर्क किसको करते हैं? ये अधिकांश भारत का जो डायस्पोरा है, यानी भारतीय लोग या भारतवंशी लोग जो इन देशों में रहते हैं, उनको संपर्क करते हैं, क्योंकि उनसे संपर्क करने का सूत्र इनके पास है। और फिर अगर आप देश देखना चाहें तो सबसे एक्टिव, सिंगापुर के अलावा सबसे एक्टिव खाड़ी देशों में पीएफआई का जो नेटवर्क है वो है कुवैत में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरब में और यूएई में। तो ये देश क्या करते हैं? ये 5-6 देश जो हैं, ये सबसे ज्यादा फंडिंग मुहैया करा रहे थे पीएफआई को अपने अलग अलग सदस्यों के मार्फत। और ये काम कैसे होता है? ये काम इस तरह से होता है कि विदेशों के जो सदस्य हैं वो खुद भी डोनेट करते हैं और वो आगे चल के इस्लामिक लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, दीन के लिए, इस तरह के बहाने बना करके, इस तरह के कारण दिखाकर, और वो ऐसा प्रयास करते हैं कि उनसे डोनेशन लिया जाए। ये डोनेशन जो है साथियों, ये अननोन डोनर, किसी डोनर का नाम नहीं लिखा जाता ताकि आगे कभी कोई छानबीन हो तो उसको ट्रेस न किया जा सके, कोई कानूनी कार्रवाई करना संभव ना हो। अननोन डोनर लिख करके केवल जो राशि है वो अमाउंट उस पर लिख दी जाती है, और जब एक अच्छी राशि तैयार हो जाती है तो हवाला के रास्ते उसको भारत भेजा जाता है। हवाला से भारत में नगद पीएफआई के बैंक अकाउंट्स में उसको जमा कराया जाता था, ऐसा ईडी की छानबीन से पता चलता है। अब सिंगापुर तो इनका एक बड़ा डोनेशन का एक केंद्र कह लीजिए, या एक सेंटर इनका रहा है, और बाकी गल्फ कंट्रीज से है, लेकिन ये आगे यूके वीके में भी इन्होंने धीरे धीरे अपने संपर्क सूत्र बनाने शुरू कर दिए थे जब ये बैन करने की बात आई। तो एक जो तरीका समझ में आया कि भारत में और कुछ अन्य स्थानों पर करीब 29 या 30 बैंक खाते पीएफआई या तो अपने नाम से रखा था, या पीएफआई के जो संबंधित संगठन हैं उन सब ने बैंक अकाउंट्स अपने रखे थे, और उनमें नगद पैसा जमा किया जाता था जो कि विदेशों से लाया जाता था हवाला के रास्ते। और इसके अलावा एजेंसियों ने जो करीब 26-27 इनके टॉप पदाधिकारी, इनके ऑफिस बेरर पकड़े थे, वैसे तो 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे, लेकिन जो टॉप पदाधिकारी थे 26 पदाधिकारी,
उनकी जब संपत्तियों को जब्त किया गया कार्रवाई के तहत, तो वो संपत्ति भी कई कई करोड़ में उस संपत्ति का जो उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत वो पाई गई है। तो साथियों, अभी तो ये जांच चल रही है, लेकिन इस स्टेज पर ही ये पता चला है कि 35 संपत्तियां, 35 प्रॉपर्टीज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आप समझते हैं कि जब कोई गैर कानूनी काम होगा तो उस गैर कानूनी काम के लिए जो संपत्ति या जो भी एसेट होता है उसको जब्त करने का अधिकार होता है एजेंसीज को, कानून को। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत 35 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं अभी तक, जिनकी वैल्यू 60 करोड़ के आसपास बताई जाती है। लेकिन नगद कितना मिला इनके जो बैंक खातों से, तो अब तक 94 करोड़ जो नगदी की गिनती है वो 94 करोड़ पार कर चुकी है। यानी 100 करोड़ के आसपास राशि जो है वो पीएफआई और पीएफआई से जुड़े एक दो और जो उसके ही साथी संगठन है, जो पीएफआई ही ने ही जिसको अपनी दुकान खोल के दिया है, जैसे कि कैंपस फ्रंट वगैरह, इन सब ने मिलकर 100 करोड़ की राशि इकट्ठा की थी भारत को बर्बाद करने के लिए। और साथियों, इसी से हम वापस आते हैं अपने उस शुरुआती मुद्दे पर कि जब देश में एकदम से आप देखते हैं कि देश के युवा एक दूसरे के जो साथ मिलकर खाते पीते खेलते पढ़ते लिखते हैं और त्योहार मनाते हैं, वो एकदम से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कहीं देश की ही संपत्ति को, रेलवे को, एरोप्लेन्स को, दूसरे सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो जाता है व्यक्ति। कहीं समाज में जहर घोला जाता है एक दूसरे के पूजा और धर्म और आस्था को लेकर। तो ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य अचानक दानव बन गया है, ये अनायास ही नहीं होता। इसके पीछे बहुत ही खतरनाक दिमाग वाले लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आज भारत में, पूरे साउथ एशिया में, बगल में बांग्लादेश की स्थिति, ताजा स्थिति आप सब देख रहे हैं। भारत में, साउथ एशिया में, यूरोप के दर्जनों शहरों और उनके देश में, यूएसए में, हर जगह आज समाज की सबसे बड़ी चिंता पूरे दुनिया में है, तो वो है रेडिकलाइजेशन की, यानी कट्टरपंथ को फैलाने की। आप कहेंगे कि ये कट्टरपंथ तो सल्तनत पीरियड में भी था, मुगलों के समय भी था, दुनिया भर में ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन चूंकि आज सोशल मीडिया जैसा हथियार उन्हें मिल गया है तो ये काम और भी आसान हो गया है। और इसीलिए ये रेडिकलाइजेशन का, कट्टरवाद को बढ़ाने का ये जहर समाज में तेजी से फैल रहा है। आप भी अपने आसपास सचेत रहें। याद रखें कि देश को आग में झोंकने के लिए जो लोग तैयार खड़े हैं उनके पास बहुत ताकत हो सकती है। उनको पैसे देने वाले भी हैं, उनको मदद देने वाले भी हैं, उनको इंटेलेक्चुअल मदद देने वाले भी, जो उनकी हर चीज पे जस्टिफाई करके उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आज कनाडा को लेकर हमारे देश में ही एक वर्ग है हमारे साथियों का जो उसी का पक्ष ले रहा है और भारत को ही दोषी बताने पर तुला हुआ है। तो विकास यादव के केस में भी आप सबने देखा होगा कि कैसे लोग उसके नाम पे पड़ गए और भारत को दोषी दिखाने का एक गेम शुरू हो गया। तो इंटेलेक्चुअल मदद मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, मैन पावर की मदद मिलती है, हर तरह से ताकत दी जा रही है। और इसका एक ही तरीका है, केवल एजेंसीज अकेले इससे नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि ये जहर घर घर में घुस रहा है। हम और आप सचेत रहेंगे तभी देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पीएफआई केवल एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। पहले सिमी और इंडियन मुजाहिदीन हुआ करते थे, जब उनको बैन किया गया तो धीरे धीरे रीग्रुप करके पीएफआई बन गया। कल को ये कुछ और नाम से आपके सामने आएंगे। आवश्यकता है इनसे सतर्क रहने की, और जैसे ही कुछ ऐसा दिखे खुद भी सतर्क रहिए और संबंधित अधिकारियों को, एजेंसीज को खबर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अड्डा में देश हित में, देश के ही किसी मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे।